एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, हम विजन की पीटी 365 जो मैगजीन है साइंस एंड टेक के, उसके साथ डील कर रहे हैं। उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2.4 नंबर का टॉपिक, जो कि है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी। तो इसे बोलते हैं कार टी भी बोल दिया जाता है। कार टी सेल थेरेपी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार टी सेल थेरेपी है न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली हुआ क्या है बेसिकली कि पहली बार फर्स्ट टाइम ये कार टी जो थेरेपी है इंडिजीनियसली डेवलप की गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और टाटा मेमोरियल जो सेंटर है उन्होंने टेस्ट किया है इसको मरीजों के ऊपर। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ जाती है। थोड़ा देखते हैं इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, है ना। मोर अबाउट दिस न्यूज़ यदि हम देखें तो बताया गया है कि रिसर्च जो होता है वो फंडेड है। इसमें यहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है वो फंडेड है अंडर अंडर नेशनल बायोफार्म मिशन। नेशनल बायोफार्म मिशन है NBM, जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिराक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। वहाँ से फंडेड है अंडर द नेशनल बायोफार्म मिशन। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है एडिशनल। तो अब बिराक के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एक तरीके का, काइंड ऑफ, है ना। और सेटअप इसको किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एज एन इंटरफेस एजेंसी टू स्ट्रेंथन इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइज। तो इमर्जिंग एंटरप्राइजेज जो भी हैं बायोटेक के अंदर, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंटरफेस के तौर पे, है ना। थोड़ा कार-टी थेरेपी के बारे में जानते हैं। वैसे इस फ्लो डायग्राम में बताया गया है कार-टी थेरेपी कैसे काम कर रही है। तो इसमें सबसे पहले तो रिमूव किया जाता है ब्लड को, है ना। मरीज के अंदर से ब्लड को हटाया जाता है, उसमें से टी सेल्स को निकाला जाता है, उसमें से टी सेल्स ली जाती है। फिर जो कार-टी सेल्स होती हैं, कार-टी मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो टी सेल्स होती है वो बाइंड होती हैं टू कैंसर सेल्स और उनको किल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये इस तरह से प्रोसेस चलता है पूरा। पेशेंट के अंदर एक तरह से इन्फ्यूज किया जाता है कार-टी सेल्स को, और फिर इस तरह से फिर वो कैंसर को किल करती है, कैंसर्स की जो सेल्स होती है उनको। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली भी इनको क्रिएट किया जा रहा है, काइंड ऑफ आर्टिफिशियली मतलब कि जीन एडिटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे कार-टी सेल्स को लैब के अंदर क्रिएट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है कार जो जीन होता है वो टी सेल के अंदर, और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्रिएट लगा लगू के कार-टी करके, और ग्रो किया जाता है मिलियंस ऑफ कार-टी सेल्स को। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेते हैं कार-टी सेल थेरेपी के बारे में। वैसे बेसिकली नॉलेज आपको हो चुकी है। तो ये एक तरीके का वे है टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स टू फाइट कैंसर बाई एडिटिंग दैम इन दी लैब। लैब के अंदर उनको एडिट करके और टी सेल्स क्रिएट की जाती हैं जो कि फाइट करती हैं कैंसर सेल्स के साथ। टी सेल्स आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो टी सेल का टाइप ध्यान रख लीजिए, वाइट ब्लड सेल होता है एक तरीके का, दैट अटैक्स फॉरेन पैथोजेंस, जो कि फॉरेन जो पैथोजेंस होता है उसके ऊपर हमला करती हैं टी सेल्स। टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड। पेशेंट्स जो होते हैं उनके ब्लड से टी सेल्स को लिया जाता है, एडिटेड किया जाता है, एडिंग की जाती है जिनकी, और ए मैन मेड रिसेप्टर के लिए इसे CAR बोला जाता है ना। तो ये मैन मेड रिसेप्टर होता है CAR। ठीक है, तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यहाँ पे बनाया जाता है, काइंड ऑफ, है ना। तो कार ये स्पेशल रिसेप्टर है जो कि क्रिएट होता है लेबोरेटरी के अंदर, और डिजाइन किया गया है टू बाइंड सर्टेन प्रोटीन्स ऑन कैंसर सेल्स, और कार इज देन एडिड टू टी सेल्स। फिर बाद में कार को टी सेल्स में ऐड कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स देम बेटर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजेंस। तो स्पेसिफिकली कैंसर सेल एंटीजेंस को ये पहचान पाते हैं जब कार ऐड कर दिया जाता है टी सेल के अंदर। तो ये जो चेंज्ड टी सेल्स हैं इन्हें कार टी सेल्स बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। कार टी सेल्स आर देन गिवन बैक टू दी पेशेंट्स। पेशेंट्स को कार टी सेल वापस दे दी जाती है। थोड़ा सा देखते हैं नो दी टर्म, कुछ टर्म को जानते हैं हम, एंटीजेंस क्या होते हैं। तो एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, वो सब एंटीजेंस होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। एंटीजन मे बी सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेज, पॉलिन, ये सभी क्या हो सकते हैं, एंटीजन्स हो सकते हैं। एंड एंटीजन मे ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। ओके, तो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल यदि हम यहाँ पे अब ये भी देख लेते हैं, जब पढ़ने के लिए आई गए हैं हम, जब टी सेल्स को पढ़ ही रहे हैं, तो हम टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनके नाम है। ठीक है, और इन सेल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, काइंड ऑफ। तो जो ये दो टाइप के ब्लड सेल्स हैं इसमें एक तो है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक है एग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं दो टाइप की वाइट ब्लड सेल्स है। इसमें भी आगे सब क्लासिफिकेशन किया गया है ना। तो इसको बाद में बांटा गया है लिम्फोसाइट्स के अंदर एंड मोनोसाइट्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही इनको बेसोफिल के अंदर, है ना, इसिनोफिल के अंदर और न्यूट्रोफिल के अंदर बांटा गया है ग्रेन्युलोसाइट्स को, एंड एग्रेन्युलोसाइट्स को लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स के अंदर, मोनोसाइट के अंदर बांटा गया है। अब यहाँ पे इनके फंक्शंस भी बताए गए हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी बताई गई है। तो ये क्या होता है, जो मोनोसाइट होता है वो फाइट करता है ऑल जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, फाइट करता है, ये फाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेज एंड फंगी के साथ ये मोनोसाइट काम करता है। और जो आपका लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये लिम्फोसाइट जो है, इससे देखो ये हायरार्की बन रही है, और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, ये बनती हैं तीन काइंड ऑफ, है ना। और ऐसे यहाँ पे जो बेसोफिल होता है वो प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल करता है। ये स्टैटिक जो नॉलेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से बार बार सुन लेना है। ठीक है, फिर ये एसिनोफिल जो होता है
एसिनोफिल जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो, ये फाइट्स करता है अगेंस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासाइट्स इन्फेक्शन के रिगार्डिंग ये फाइट करता है। और न्यूट्रोफिल जो रहता है वो करता है, तो ये होता है फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस, हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस काइंड ऑफ, तो ये करता है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं कार टी थेरेपी के। तो वाइल एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट्स, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो लाइफ को बढ़ाते हैं, पेशेंट्स की जो लाइफ होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो कार-टी टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, वो क्योर करने का काम करती है कैंसर्स को ना। अनलाइक कीमोथेरेपी, जो कार-टी थेरेपी होती है वो एडमिनिस्ट्रेट होती है ओनली वंस टू ए पेशेंट, एक बार एडमिनिस्ट्रेट होती है, वहीं पे हम जो कीमोथेरेपी को यूज में लेते हैं वो बार बार यूज में लेते हैं। शॉर्ट टाइम नीडेड एंड मोर रैपिड रिकवरी इसके अंदर होती है, तो इस वजह से कार-टी थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। तो इम्यून सिस्टम सेल जो होती है इनेट होती है और एक्वायर्ड सेल्स होती है काइंड ऑफ, है ना। इम्यून सिस्टम सेल्स इनेट और एक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे इनेट जो इम्यून सेल्स होती है तो बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ये दे क्विकली रेस्पॉन्ड टू द फाइट इन्फेक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे आती है, ऑल्सो कॉल्ड द अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये यूज करती है टी सेल्स और बी सेल्स को व्हेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है स्लिप्स थ्रू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आगे निकल जाता है, तो इन दैट सिचुएशन ये सब कुछ होता है। इसमें टी सेल्स और जो बी सेल्स है वो इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम लर्न एक्सपीरियंस टू टेक लॉन्गर टू डेवलप, है ना। तो इनकी काफ़ी लर्निंग हुई है काइंड ऑफ, है ना। तो उस एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ पे ये सेल्स जो है इवॉल्व हुई है। उसके आगे बताया गया है टेन टू लिव टू गेट लॉन्गर देन इनेट सेल्स, तो ये इनेट सेल्स की तुलना में थोड़ा लंबे टाइम तक रहती हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स को लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, इसको देख लेते हैं। तो एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और क्या करती हैं, यूज टू अटैक द इन्वेडिंग बैक्टीरिया वायरस एंड टॉक्सिन्स को अटैक करने का काम करती हैं। दीज एंटीबॉडीज आर वाई शेप प्रोटीन्स दैट आर स्पेसिफिक टू ईच पैथोजन। और टी सेल्स आर डायरेक्ट फाइटर्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द साइटोकाइनिन्स। तो आपको पता है ना साइटोकाइन्स काफ़ी फेमस थे और साइटोकाइनिन स्ट्रोक्स भी आ रहे थे अभी कोविड के टाइम पे, और उसकी वजह से जो आपका काफ़ी डेथ्स भी हो जा रही थी साइटोकाइनिन अटैक की वजह से, हमले की वजह से। तो वही साइटोकाइनिन है ये, विच आर बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हेल्प एक्टिव अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। टी सेल्स डिस्ट्रॉय बॉडीज ऑन सेल दैट हैव बीन टेकन ओवर बाय वायरसेज और बिकम कैंसरस काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे सब बताया गया है। अब थोड़ा देखते हैं 1.3 के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर आ चुके हैं, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या और न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो रिसेंटली पब्लिश किया गया एक रिसर्च एंड इंटरनेशनल टीम ने डिस्क्राइब किया है दैट फर्स्ट एवर सीक्वेंस ऑफ ए कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो है वो किया गया है काइंड ऑफ, ऐसी बातें यहाँ पे क्लेम किए गए हैं। मोर अबाउट दिस, the previous efforts of sequencing was incomplete as DNA sequencing technology couldn't read about 8% of the genome। तो जो DNA सीक्वेंसिंग जो टेक्नोलॉजी थी, है ना, वो कुल मिला के 8% जीनोम को भी नहीं पढ़ पाई थी, तो पहले सब चीज़ें फेल हो रही थी। अब जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स, है ना, डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऑर्डर को क्या करना, डिफाइन करना एक तरीके से, है ना। डेसिफरिंग द ऑर्डर, सॉरी डेसिफर करना डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऑर्डर को, उनके बेस के ऑर्डर को इन ए जीनोम। और लाइक, है ना, लाइक जो आपका एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन्स होता है, थाइमिन्स होते हैं, दैट मेक्स अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। तो उनका जो पूरा ऑर्डर है, उनका जो पूरा का पूरा एक पूरा ऑर्डर है उसको क्या करना है यहाँ पे, डेसिफर करना है, तो इसे जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जीनोम के लिए हम बात करें कि व्हाट इज जीनोम, तो जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो जीनोम जो होता है किसी जो जीव है उसके पूरे जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो क्रोमोसोम्स इसके अंदर आ जाते हैं, है ना, विच हाउसेज डीएनए, एंड जीन आ जाते हैं, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। एंड ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स, तो 3 बिलियन 300 करोड़ बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो काफ़ी बड़ा होता है, ध्यान रखना आपको ना। देखो ये हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ पे दिखाई गई है काइंड ऑफ, कैसे थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन के बेस जो पेयर्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो ये पूरा फॉस्फेट का बैकबोन बना हुआ है, सुगर फॉस्फेट का काइंड ऑफ, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो इसको पूरा रीड किया जाता है, इसके पूरे ऑर्डर्स को देखा जाता है, डिसाइफर किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग की, आप किसी चीज़ को डिसाइफर करना, 3 बिलियन बेस पेयर्स जिसके अंदर है काइंड ऑफ, ऑटोमेटिकली काफ़ी टफ टास्क तो माना ही जाएगा ना, होगा ही ना, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग यदि हम देखें, यदि क्या क्या उपयोगिता हो सकती है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उस चीज़ के ऊपर यदि हम ध्यान देना चाहें, तो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड बायोलॉजी से हमको मिलता है। आइडेंटिफाई कर पाते हैं इससे हम जीनोमिक कॉजेज ऑफ रेयर डिजीजेज और न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस, कैंसर, ईटीसी, इन सब चीज़ के बारे में हम जान पाते हैं। और साथ ही साथ में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस इन ए वायरस, इट्स एवोल्यूशन एंड स्प्रेड, तो उसका जो फैलाव होता है काइंड ऑफ, इन सब चीज़ों को भी हम जान पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं वेरियस इनिशिएटिव टेकन फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग।
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिए गए डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एक इंडिजन प्रोग्राम है, इंडिजन प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एम करता है टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स, है ना, रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। तो डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स जो फ्रॉम इंडिया हैं और जो 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना, होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना काइंड ऑफ इस प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। फंडेड बाई ये किसके है, CSIR के द्वारा फंडेड है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये फंडेड है। अब देखते हैं, एक है तो इंडिजन प्रोग्राम हो गया। अब देखते हैं एक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा लाइक 10,000 जेनेटिक सैंपल्स फ्रॉम नेट सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया। तो पूरी इंडिया में से ये 10,000 जो सिटीजन्स हैं उनके जीनोम्स के सैंपल्स को लेगा एंड बिल्ड करेगा, रेफरेंस जीनोम क्रिएट करेगा। और ये किसके अंदर चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT के अंदर ये चल रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन द DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। तो ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 1990 में स्टार्ट हुआ है और 2003 में कंप्लीट हुआ है। इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA। तो इन लोगों ने मिलकर इसको किया था, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड किया था, इनमें कोऑर्डिनेशन था इसके अंदर। तो ये तो हो गई 1.3 नंबर का टॉपिक, ये हो गया हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग। अब देखते हैं जीनोमिक सर्विलांस क्या होता है, व्हाट इज जीनोमिक सर्विलांस और न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो विद आउटब्रेक ऑफ द सेवरल पैथोजेंस एंड देयर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग कोविड-19 एंड मंकी पॉक्स, काफ़ी सारी बीमारियां जिस तरह से आती रहती है रिसेंट ईयर्स के अंदर, तो ऐसा महसूस किया गया दैट की एक सस्टेनेबल सिस्टम फॉर जीनोमिक सर्विलेंस जरूरी है, काइंड ऑफ, है ना। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं यहाँ पे, जीनोमिक्स क्या होती है ना, इन सब चीज़ों को, जेनेटिक्स क्या होती है। तो जीनोमिक्स होती है रेफर टू द स्टडी ऑफ द एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बोला जाता है जीनोमिक्स बोला जाता है इसको ना। एंड द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द कॉरस्पेंडिंग डाटा जनरेटेड फ्रॉम इट। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स ऑन अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, है ना। तो हेरिडिटी जो होता है, आपका हेरार्की को जो आप फॉलो कर रहे हो, हेरिडिटी जो होता है पूरा आगे से जो पीछे से जो चला आ रहा है पूरा वंशानुगतता, ठीक है, तो उस चीज़ को जेनेटिक्स के अंदर देखा जाता है। तो जीनोमिक सर्विलेंस को देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज जीनोमिक सर्विलेंस। तो देखो, जीनोमिक सर्विलेंस का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग पैथोजेंस। तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पैथोजेंस को, ये बोला जाता है जीनोमिक सर्विलेंस, है ना। एनालाइजिंग देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस को थोड़ा एनालाइज करना, और हेल्पिंग किसको हेल्प करना इसके थ्रू, है ना, डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैथोजेंस को। टेलर इंटरवेंशन एंड रिकमेंडेशंस फॉर द पब्लिक, है ना। डेवलप करना काउंटर मेजर्स लाइक वैक्सीन एंड स्टैम्प आउट डिजीज। तो ये सब से क्या होता है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स देखें यदि हम कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है जीनोमिक्स की, तो ह्यूमन का जो जीनोमिक्स है फॉर मेडिकल पर्पज में हो सकता है, हेल्पिंग ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसमें आ सकता है। माइक्रोबियल जीनोमिक्स फॉर मेडिकल पर्पज, माइक्रोबियल जो जीनोमिक्स होता है वो मेडिकल पर्पजेज के लिए वो भी काफ़ी उपयोगी है, काइंड ऑफ। इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो सकता है इन्फेक्टिस एजेंट्स का, वैक्सीन डिजाइन से आगे सभी चीज़ों का। और एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर जीनोमिक्स को यदि हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रेट्स एंड डिजीज, है ना, तो इन सब का भी यहाँ पे फायदा होता है। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च में भी फायदा होता है, अदर्स फायदे भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। अब देखते हैं जीनोमिक सर्विलेंस के अंदर इंडिया का क्या सिचुएशन है, इंडिया की क्या स्थिति है। तो रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, है ना, तो रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज हमारे यहाँ पे बनाई गई है, जो कि किस पर्पज को सर्व करती हैं, सर्व एज द रीजनल हब ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। आगे बताया गया है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इंसाकॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ये एस्टेब्लिश किया गया टू एक्सपेंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ SARS-CoV-2 अक्रॉस द नेशन। एंड इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम, ये भी है एक इन TGS, ये भी इन लाइन ऑफ इंसाकॉग प्रपोज किया गया है, काइंड ऑफ, है ना। इंसाकॉग के बारे में हम बात करें तो जॉइंटली इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन सबका एक जॉइंट है ये वेंचर, काइंड ऑफ। वेंचर क्या मतलब, जॉइंट इनिशिएटिव है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है बेसिकली, है ना, वेंचर नहीं, इनिशिएटिव है जॉइंट। एक कंसोर्टियम ऑफ ओवर 50 लेबोरेटरीज, तो 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज का ये कंसोर्टियम ये है। अब देखते हैं रिलेटेड न्यूज़ को, देखते हैं थोड़ा इसके रिगार्डिंग और। तो WHO ने क्या बोला है, WHO साइंस काउंसिल issued its first report on accelerating access to genomics for global health, arguing that it is not justifiable ethically और scientifically, तो एथिकली और साइंटिफिकली जस्टिफिएबल नहीं है फॉर लेस रिसोर्सेज कंट्रीज टू गेन एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजी लॉन्ग आफ्टर रिच कंट्रीज टू। तो इसके लिए क्या है, WHO साइंस काउंसिल इशूड फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। आगे बताया गया है यहाँ पे, तो आपकी साइंस काउंसिल है वो एस्टेब्लिश की गई है 2021 के अंदर बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन साइंस एंड रिसर्च स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्ट्रेटजी के ऊपर बताने के लिए, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सब कुछ था। अब देखते हैं
क्लोनिंग के ऊपर आ चुके हैं, जो कि 1.5 नंबर का टॉपिक है। क्लोनिंग के ऊपर अब हम आ चुके हैं। क्लोनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि रिसेंटली चाइना है सक्सेसफुली क्लोन्ड ए वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ, है ना। वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ जो है उसको रिसेंटली चाइना ने फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड क्या कर लिया है, सक्सेसफुली क्लोन कर दिया है। तो दैट्स वाई ये न्यूज़ के अंदर है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? कॉपी करना मटेरियल को विच हैज़ द सेम जेनेटिक मेकअप एज द ओरिजिनल इज रेफर टू एज ए क्लोन। तो इसको क्लोन की तरह रेफर किया जाता है। क्लोनिंग जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये तो क्लोन हो गया ना। तो क्लोन को डिफाइन कर दिया कि भाई कॉपीड मटेरियल, वो मटेरियल जो कोई कॉपीड किया गया है, कॉपीड मटेरियल विच हैज द सेम जेनेटिक मेकअप एज द ओरिजिनल इज रेफर टू एज ए क्लोन। अब क्लोनिंग की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्लोनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्लोनिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी। तो बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उनकी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करना, बेसिकली ये क्या है? क्लोनिंग है। जीन, सेल्स, टिश्यू एंड एंटायर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देना आइदर बाय नेचर और आर्टिफिशियल मीन्स। आगे देखते हैं, नॉट आइडेंटिकल, ये क्या है? डेस्पाइट हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल, क्लोन्स डू नॉट ऑलवेज लुक आइडेंटिकल बिकॉज एनवायरमेंट काफी वाइटल रोल प्ले करता है। एनवायरमेंट ऑल्सो प्ले रोल इन डिसाइडिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल हो जाएगा जेनेटिक फैक्टर सिमिलर होने के बावजूद भी, बिकॉज एनवायरमेंट भी एक वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पे, है ना। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आइडेंटिकल ट्विन्स, है ना, जो होते हैं आर नेचुरल क्लोन्स। ये नेचुरल क्लोन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो। दीज ट्विन्स आर प्रोड्यूस व्हेन फर्टाइल एग जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, क्रिएटिंग 2 और मोर एम्ब्रियोज दैट कैरी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है काइंड ऑफ। अब देखते हैं एनिमल क्लोनिंग के बारे में। तो एक यहाँ पे क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग कैसे होता है? एक तो होता है सोर्स ऑफ डीएनए, एक होता है होस्ट डीएनए। दूसरा इसमें कट कर दिया जाता है, यहाँ से इसको कट किया जाता है, फिर इंसर्शन कर दिया जाता है आपस में इस तरह से चीज़ों का काइंड ऑफ, है ना। इसमें से इस पार्ट को लाके इसमें के बीच में डाल दिया, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। प्लाज्मिड होता है ये एक तरीके का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे क्या होता है, एक सीप फीमेल है, सीप फीमेल है, बॉडी सेल टेकन फ्रॉम सेल सीप ए, और यहाँ से बी से ले ली, यहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से न्यूक्लियस रिमूव कर लिया। इन दोनों को मर्ज करके डीएनए फ्रॉम शीप ए लिया गया है और एग सेल फ्रॉम शीप बी लिया गया है, और इस तरह से फ्यूल्ड इसको फ्यूज सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विच इज प्लेस इन द यूट्रस ऑफ फॉस्टर मदर, और बाद में सीप फीमेल बनती है। लैम्ब इज क्लोन ऑफ सीप ए, ठीक है। तो ये क्लोन, ये किसका क्लोन माना जाएगा? सीप ए का क्लोन माना जाएगा, ध्यान रखना। ए और बी से स्टार्ट हुआ, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, यहाँ से न्यूक्लियस रिमूव किया गया, इस तरह से इसको आगे लगाया गया। डीएनए फ्रॉम शीप ए फ्यूज विद द एग सेल फ्रॉम शीप बी, तो इसकी जो एग सेल है उसके साथ मर्ज किया गया, तो जिसका डीएनए आ रहा है उसकी क्लोन माना जाएगा इस लैम्ब को। लैम्ब इज द क्लोन ऑफ शीप ए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से ना, कि भाई इससे सेल ली गई, उससे वो सेल ली गई, तो बताओ जो फर्दर जो क्लोनिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आउटपुट आ रहा है काइंड ऑफ, है ना, जो भी चीज़ बन रही है, जो भी जीव बन रहा है, जो भी हो रहा है, वो किसका क्लोन माना जाएगा? तो वो जहाँ से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है उसका रहेगा। एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग यदि हम देखें तो ये स्टडिंग डिजीज को पढ़ने के अंदर मदद करता है। रिक्रिएटिंग एक्सटेंट स्पीसीज, जो स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी हैं उनको रिक्रिएट किया जा सकता है इससे। मोर मिल्क और मीट वाला लाइव स्टॉक क्रिएट किया जा सकता है। क्लोन्ड एम्ब्रियो कुड प्रोड्यूस स्टेम सेल्स, जो क्लोन्ड एम्ब्रियो होता है वो स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो होती है उनको देख लेते हैं। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग्स होती हैं। 3 डिफरेंट काइंड्स की आर्टिफिशियल क्लोनिंग्स होती है, उनको देख लेते हैं। तो पहले जीन डीएनए क्लोनिंग, ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट सच एज ए बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो जीन क्लोनिंग के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ए डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट सच एज ए बैक्टीरियल प्लाज्मिड। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होती है? ये तो हमने डीएनए क्लोनिंग देख ली। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर मटेरियल आइसोलेटेड फ्रॉम ए सोमेटिक सेल इनटू ए, और किस टाइप की सेल के अंदर इसको यहाँ से डालने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई रिप्रोडक्टिव जो क्लोनिंग होती है उसमें क्या किया जाएगा? ट्रांसफरिंग की जाएगी न्यूक्लियर मटेरियल की, जो कि आइसोलेटेड है फ्रॉम ए सोमेटिक सेल इनटू ए इन्यूक्लिएटेड oocyte, है ना। तो इन्यूक्लिएटेड oocyte, इसे एक्सेल भी बोलता है, इसके अंदर इसको डाला जाएगा। देन दिस oocyte इज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो विद द सेम जीनोम एज द न्यूक्लियर डोनर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो ध्यान रखना है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? जो ये oocyte बन रहा है ना, इसको स्टिमुलेट किया जाएगा डिवाइड होने के लिए, फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो विद द सेम जीनोम एज द न्यूक्लियर डोनर। तो सेम जीनोम जो कि न्यूक्लियर डोनर ने दिया है उसके हिसाब से इसको रखते हुए, एंड दिस प्रोसेस इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बोला जाता है। दिस प्रोसेस वाज यूज्ड टू क्रिएट डॉली शिप। डॉली शिप को क्रिएट करने के लिए ना इसको यूज में लिया गया था, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट मैमल जो क्लोन किया गया था ना उसके लिए, तो उसमें ये प्रोसेस यूज में लिया गया था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। अब देखते हैं थेरेपेटिक क्लोनिंग। थेरेपेटिक क्लोनिंग कौन सी होती है? लाइक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टिल द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ना, तो ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है टिल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो।
बाद में क्या होता है, प्रोड्यूस एम्ब्रियो इज देन ग्रोन इन द लेबोरेटरी, तो प्रोड्यूस जो एम्ब्रियो होता है उसको लेबोरेटरी में ग्रोन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग। अब हम 1.6 नंबर के टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जो कि है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। क्या है इंडियन, क्यों फेमस है, अभी क्यों न्यूज़ के अंदर है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर? तो रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर वाज इनॉर्गेटेड, न्यूज़ के अंदर इसलिए क्योंकि इनॉर्गेट ही किया गया है, इनॉग्रेशन ही हुआ है, एक तरह से स्टार्टिंग ही की गई है, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये काइंड ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तो थोड़ा देखते हैं आईबीडीसी के बारे में। तो फर्स्ट नेशनल रेपोजिटरी है ये फॉर लाइफ साइंस डाटा इन इंडिया। तो फर्स्ट रिपोजिटरी है इस तरीके की, है ना, इस तरीके की लाइफ साइंस डाटा को रखने वाली। तो यहाँ पे बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के। तो ये प्रोवाइड करेगा आईटी प्लेटफॉर्म फॉर आर्चिविंग बायोलॉजिकल डाटा, डेवलपमेंट ऑफ द, है ना, एसओपीज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जो भी इनका आगे फर्दर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो भी होता है वो फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डाटा फॉर फेयर प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये इसके लिए जो है डेवलप किए जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ द एसओपीज फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। एसओपीज, जस्ट ए मिनट, मेरे दिमाग से भी निकल गया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स या, हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ द एसओपीज आर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डाटा एज फेयर प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम ऑन बिग डाटा एनालिसिस एंड डाटा शेयरिंग बेनिफिट्स, है ना, बेनिफिट्स काइंड ऑफ, है ना। और ये सब इनका पर्पज रहेगा काइंड ऑफ, इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये देखना है कब खुला है, कहाँ खुला है काइंड ऑफ, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब देखते हैं एस्टेब्लिश्ड एट, तो रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ इसको एस्टेब्लिश किया गया है। स्टोरेज जो होगा इसमें डिटेल्ड डाटा रहेगा, विल बी स्टोर्ड ऑन ए 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर ब्रह्म के अंदर, है ना, ब्रह्म जो कंप्यूटर है उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाएगा। और डीबीटी इसको सपोर्ट कर रहा है, डाटा शेयरिंग होगी काफ़ी ज़्यादा, एंड फेयर डाटा प्रिंसिपल वगैरह सब चीज़ों को देखा जाएगा। एंड इंसाकॉग के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे, ऑल्सो कंटेन्स जीनोम सीक्वेंस बाय द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम इंसाकॉग है, उसके द्वारा जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है उसका डाटा भी यहाँ पे रहेगा काइंड ऑफ, है ना। अंदर बताया गया है आगे कि बायोटेक प्राइड, ये बायोटेक प्राइड क्या है इसको देख लेते हैं। तो बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज गाइडलाइंस 2021 है ये। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिलीज किए हैं, और दीज गाइडलाइंस एनेबल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रमोट रिसर्च इनोवेशन द डिफरेंट रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द कंट्री। और जो गाइडलाइंस रहेंगी एप्लीकेबल रहेंगी फॉर ऑल बायोलॉजिकल डाटा जनरेटेड थ्रू रिसर्च कंडक्टेड विद इन द कंट्री। तो यहाँ पे ये बताया गया है बायोटेक प्राइड के बारे में। तो बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंजेस, है ना, डाटा एक्सचेंज। तो आप देखते हैं अंडर आईबीडीसी क्या है। करंटली 2 सेक्शंस हैव बीन डेवलप्ड, दीज इंक्लूड, तो 2 सेक्शंस डेवलप किए गए हैं, एक तो इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्चिव और दूसरा इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्चिव। ये क्या है, कंट्रोल एक्सेस। तो ये सब बहुत ज़्यादा निटिगिटी में टेक्निकली ये जा रहे हैं अंदर, इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अंदर हमको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। नो द टर्म, कुछ टर्म्स को हम जानते हैं। तो बायोलॉजिकल डाटा मीन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बायोलॉजिकल डाटा बोली जाती है, इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सीक्वेंस, मेटाबॉलिटीज एंड अदर जो मॉलिक्यूलर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी। सिग्निफिकेंस ऑफ आईबीडीसी यदि हम देखें तो ये क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका पर्टिकुलर आईबीडीसी का, तो बता रहे हैं कि ये मदद करेगा मॉडर्न रिसर्च के अंदर प्रोवाइडिंग के सेंटर डाटा रिपोजिटरी के तौर पे काम करेगा, सिक्योर करेगा डाटा को, इंश्योर करेगा डाटा अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, है ना, स्टडिंग करेगा जीनोटिक डिजीजेज वगैरह के बारे में मदद करेगा उसके अंदर, एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीड ऑफ द मल्टी ड्रग एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है उसके बारे में थोड़ी ये क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, एंड रिसर्च में मदद करेगा फॉर टारगेट्स फॉर न्यू थेरेपीज एंड वैक्सीन के लिए काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं रिलेटेड न्यूज और क्या है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्ड द जीन बैंक प्रोजेक्ट को जो है महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इट इज ए टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी, एक बायो रिपोजिटरी काइंड ऑफ रहेगी जो कि प्रिजर्व करेगी प्लांट्स को, ठीक है, बाई कलेक्टिंग सीड्स, प्लांट्स, टिश्यूज एंड कल्चर एंड एनिमल बाई कलेक्टिंग स्पर्म्स एंड एग्स। तो यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। एट नेशनल लेवल सेवरल सच फैसिलिटीज आर एस्टेब्लिश सच एज कौन सी, जैसे नेशनल जीन बैंक है हमारा, ये कहाँ पे ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा, नेशनल जीन बैंक एट कहाँ पे है ये, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा। और सेकंड जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक है, ये ध्यान रखना है आपको ना। आगे बताया गया है नेशनल एनिमल जीन बैंक इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल के अंदर ये है। और इंडिया का जो सीड वॉल्ट है वो है चांगला लद्दाख के अंदर, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चांगला लद्दाख के अंदर जो आपका सीड वॉल्ट इंडिया का जो है वो। अब देखते हैं और इसी के रिगार्डिंग कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है थोड़ा, है ना, 1.7 के अंदर देख लेते हैं। तो बताया गया बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल बायो RRAP। तो बायो RRAP जो ये है पोर्टल, ये क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है बायो RRAP जो है टू ट्रैक द रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर ए रिसर्च प्रपोजल ऑन ए सिंगल पोर्टल। बायो RRAP प्रोवाइड्स ए सिंगल रूट टू डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू रेगुलेटरी एजेंसीज प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट approval relevant to the biological research, and bio RRAP ID generated through this portal is linked with the portal of various regulatory agencies. This will provide more credibility to such biological research and will strengthen interdepartmental synergies and increase efficacy
इन फंक्शनिंग ऑफ द एजेंसीज रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। अब देखते हैं मॉलिकुलर मोटर को देखते हैं। मॉलिकुलर मोटर क्या है? तो साइंटिस्ट हैव बिल्ट ए मॉलिकुलर स्केल मोटर यूजिंग द डीएनए ऑर्गेमी मेथड। तो डीएनए ऑर्गेमी मेथड के थ्रू मॉलिकुलर स्केल मोटर को जनरेट किया है। ये क्या करता है? इन्वॉल्व करता है फोल्डिंग ऑफ डीएनए टू क्रिएट 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स एट नैनो स्केल। तो मॉलिकुलर मोटर आर ए क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट ड्राइव इंट्रासेल्युलर मूवमेंट। तो ये क्लास ऑफ प्रोटीन है जो कि इंट्रासेल्युलर मूवमेंट को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, काइंड ऑफ, है ना, बाई कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। ये मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मॉलिकुलर मोटर्स रोल इन आवर बॉडीज आर मसल कंस्ट्रक्शंस एंड माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? सेल का डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं, तरीके का सेल डिवीजन होता है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिकुलर मोटर्स रोल इन आवर बॉडीज आर, एक तो क्या मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ये माइटोसिस का काम भी इनका होता है, काइंड ऑफ। तो इस तरह से टॉपिक नंबर 1 हमने एंटायरली खत्म कर लिया है पूरी तरह से, और टॉपिक नंबर 2 पे अब हम आ चुके हैं जिसमें कि हम आईटी और कंप्यूटर के बारे में देखेंगे।